CRR के बाद हम देखेंगे SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको हिंदी में वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। इसको शॉर्टकट में हम इस्तेमाल करेंगे SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत तरलता को कंट्रोल करने का एक साधन है जो RBI और बैंकों के बीच काम करती है। तो डेफिनेशन देखते हैं। SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंकों की कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात है जिसे बैंक अलग हटाकर अपने ही पास रखती है। तो SLR में हम क्या देखेंगे? SLR में बैंक अपने पास ही कुल जमा राशि का अपने पास ही रखेगी, कुछ हिस्सा, वो हिस्सा नीचे बता दिया जाएगा। तो अगर डिफिनेशन कहा जाए तो कहा जाएगा कि SLR बैंकों की कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात है जिसे बैंक अपने पास ही रखती है, जिसमें यह होता है कि बैंक इस पैसे का इस्तेमाल आम उपभोक्ता को एवं निवेशक को ऋण प्रदान करने के लिए नहीं दे सकते। तो CRR में हमने देखा था कि RBI उस पैसे का इस्तेमाल न ऋण देने के लिए कर सकती न ब्याज देगी उस पर। उसी तरह SLR में भी न उपभोक्ता को दिया जाएगा ये पैसा और ना ही निवेशक को दिया जाएगा। ठीक है, बस उस पैसे को बैंक में रखा जाएगा। आगे और भी कंडीशंस आएंगे। वर्तमान में SLR 18% है कुल जमा राशि का। जो कुल जमा राशि NDTL है, NDTL कुल जमा राशि का 18% है अभी SLR। तो ये डेटा बदलता घटता रहता है, माने बढ़ता घटता रहता है। आप इसको RBI की साइट पर चेक कर लीजिएगा। अब इसमें ये होता है कि जब SLR बैंक के पास रख दिया गया तो उस पैसे का तो कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसके प्रति SLR के प्रति कुछ छूट दी जाती है CRR के अलावा। तो उसमें छूट ये दी जाती है कि SLR के रूप में रखी गई धनराशि को बैंक नगद के रूप में रख सकती है। नगद तो जरूरी है, हो सकता है कि नगद के रूप में कुछ रख ले, या उसको सोने के रूप में रख सकती है। अब सोना के रूप में मतलब उसके पास नगद है, उस नगद का उसने इस्तेमाल कर दिया सोना खरीदने में। तो सोना खरीद के अपने पास ही रख ली। उस पैसे को, उस सोने को फिर से गिरवी और बेच नहीं सकती, अपने पास ही रखेगी। तीसरा इस्तेमाल कर सकती है SLR, क्या कर सकती है उस नगद का इस्तेमाल? सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी रख सकती है। जो कुल जमा राशि का 18% रख रही है, इस 18% में वो सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकती है। 18%। सरकारी प्रतिभूतियां किसको कहेंगे? सरकार बिल या बॉन्ड जारी करती है। बिल जारी करती है तो उस पर कहती है कि आपको 2.5% की दर से इस पर ब्याज मिला जाएगा। बॉन्ड भी जारी करती है जो दीर्घकालिक होते हैं। इसमें देखेंगे आगे कि बिल और बॉन्ड्स क्या होते हैं। चूंकि सरकारी प्रतिभूतियां ब्याज के रूप में बैंकों के निश्चित लाभ सुनिश्चित करती है। सोना के रूप में भी रख सकती है। देखिए, कैश के रूप में रख सकती है। तो कैश के रूप में अगर बैंक SLR को रखती है तो आप समझिए कि इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इस पैसे पर न ब्याज मिलेगा, न अर्थव्यवस्था में गति करेगी। तो बैंक का पैसा ये कोई काम का नहीं रहेगा और मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी तो फिर इस पैसे का कीमत शून्य हो जाएगा कुछ दिनों में, अगर कहा जाए तो।
फिर सोने के रूप में रखा जाएगा, अगर गोल्ड के रूप में रखा जाने लगा तो इसमें क्या होगा, सोना का भाव गिर सकता है, सोना का भाव बढ़ भी सकता है पर गिर भी सकता है। तो इसमें एक संदेह है। पर अधिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश करना चाहते हैं एसएलआर को। ऐसा इसलिए कि सरकारी प्रतिभूतियों पर जो खरीदा जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियाँ, उस पर एक निश्चित ब्याज दर मिलती है। मान लीजिए 2.5% का ब्याज दर आपको मिल रहा है, तो ये निश्चित ब्याज दर है, इसमें कटौती नहीं होगी और ये सिक्योर होती है। अब सरकार तो नहीं सरकार बदल सकती है, पर सरकार पर भरोसा होता है। इसलिए अधिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को ही अपने एसएलआर को रखना चाहती है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियां ब्याज के रूप में बैंकों को एक निश्चित लाभ सुनिश्चित करती है, इसलिए रखना चाहती है। इसलिए बैंक एसएलआर को सरकारी प्रतिभूतियों को में ही रखना चाहती है। यही बात मैं बता रहा था। जैसे कि ये अब उसके परिसीमन पर बात कर लेते हैं एसएलआर की। जैसे सीआरआर में भी परिसीमन था कि 3% से कम नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो एसएलआर पर भी है, परिसीमन लागू किया गया। ये कहा गया कि आप एसएलआर को 40% से अधिक नहीं कर सकते, 40% से अधिक नहीं कर सकते और 25% से कम नहीं कर सकते। ये प्रारंभ में ऐसे चल रहा था कि आप उससे 25% से कम नहीं कर सकते, परंतु आरबीआई संशोधन अधिनियम 2006 में लागू हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि 25% के न्यूनतम परिसीमन को खत्म कर दिया गया, और अब चल रहा है न्यूनतम परिसीमन अब 18% है, तो न्यूनतम परिसीमन को खत्म कर दिया गया। अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? जैसे एसएलआर है, अर्थव्यवस्था में अगर तरलता अधिक हो जाए, कम हो जाए, तो क्या एसएलआर काम करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। चूंकि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की गई धनराशि एवं सोने में निवेश की गई धनराशि अंततः अर्थव्यवस्था में चली जाती है। कैसे चली जाती है? अधिक बैंक चाहेंगे कि सरकारी प्रतिभूतियां खरीदें। सरकारी प्रतिभूति जब खरीदेंगे, जिसको जी से डिनोट करते हैं सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो बैंक खरीदेंगे तो ये पैसा सरकार के पास जाएगा। तो सरकार के पास ये जाएगा तो सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ये अर्थव्यवस्था में फिर से प्रवाहित करेगी, तरलता को छोड़ेगी, जिससे कल्याणकारी कार्य उभर कर सामने आएंगे। तो ये मार्केट में फिर से पैसा चला जाता है। या सोने में भी निवेश भी अगर सरकार बैंक करता है पैसा को, तो सोना खरीद लिया, लेकिन मार्केट से उसने पैसा तो लिया तब तो सोना खरीदा, पैसा तो दिया मार्केट में तभी तो सोना खरीदा, तो वो तरलता फिर से मार्केट में चल जाएगी। तो ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता उससे। लेकिन हाँ, एक बात है, इसलिए एसएलआर अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने का उचित उपकरण तो नहीं है, परंतु अर्थव्यवस्था के ऋण की दिशा को तय कर देता है कि कहां, किस दर पर ऋण पहुंचना चाहिए, किस दर पर पहुंचना चाहिए, कहां पर पैसा पहुंचना चाहिए, किस उद्योग को बढ़ावा देना। अब सरकार तय करेगी, सरकार उस क्षेत्र में पैसा का निवेश करेगी, उसकी दिशा तय हो जाएगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसके बारे में देख ले। यदि एसएलआर की दर ज़्यादा हो, यदि मान लीजिए 18% है अभी एसएलआर की दर अगर 18% है, अगर ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए 20% हो गया एसएलआर की दर, तब ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि सरकार की ओर ऋण के रूप में प्रवाहित होगी। अगर ये 20 हो जाए तो अधिक से अधिक चाहेंगे सरकार, बैंक चाहेंगे अधिक से अधिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखे, और इसका परिणाम ये होगा कि सरकार के पास अधिक पैसा जाएगा, तो सरकार के पास अधिक ऋण के रूप में प्रवाहित होगी। जबकि एसएलआर की दर कम हो, 18% से कम हो गया, 18% से मान लीजिए कम हो गया, ये कर गया 15%,
अब इसमें क्या होगा, जबकि एसएलआर की दर कम हो तब बैंकों के पास आम उपभोक्ता और निवेशकों को ऋण प्रदान करने के लिए ज़्यादा धनराशि बचती है। अब एनडीटीएल वाला अधिक हो जाएगा, अब 3% उसमें बढ़ जाएगा एनडीटीएल में, और उसका बच जाएगा तो बैंकों के पास अधिक पैसा अधिशेष बच जाएगा, उसका इस्तेमाल वो ऋण प्रदान करने में, उपभोक्ताओं को देने में करेंगे। निवेश ऋण प्रदान करने के लिए ज़्यादा धनराशि बचती है, जिसका प्रयोग वे कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसकी भी गणना आप देखेंगे तो पाक्षिक तौर पर की जाती है। पाक्षिक मतलब 14 दिन पर की जाती है। एसएलआर की गणना पाक्षिक तौर पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब सीआरआर हमने पढ़ा, एसएलआर पढ़ा, तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को सम्मिलित रूप से रिजर्व रेशियो कहते हैं। रिजर्व रेशियो, आरक्षण अनुपात कहते हैं, क्योंकि ये भी कैश के रूप में अधिक होता है, ये भी कैश के रूप में प्रथम डिमांड रहता है, लेकिन सोना और प्रतिभूति के भी में रहता है। तो इसको सम्मिलित रूप से रिजर्व रेशियो कहते हैं, ये रिजर्व है। तो यह दोनों ही न सिर्फ मौद्रिक नीतियों का उपकरण है, बल्कि यह भारत में बैंकिंग व्यवस्था को और ज़्यादा सुरक्षित भी बनाती है। अब मायने रखता है कि सीआरआर एसएलआर क्यों महत्वपूर्ण है। सीआरआर एसएलआर क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहली बात कि यह मौद्रिक नीतियों के भाग है, जो अर्थव्यवस्था में तरलता को सुनिश्चित करने की बात करता है। और दूसरी बात कि जब कुल जमा राशि का 18%, 4% रखने की बात आ रही है, ये बैंक को सुरक्षित करता है कि बैंक फ्रॉड होगा, तो वो जमा राशि का इस्तेमाल कर, और जो आरबीआई अन्य चीज़ों से पैसा जो अपने बचाती है, कहीं से ब्याज लेती है, कहीं निवेश करती है, उन पैसे का इस्तेमाल कर उस बैंक की भरपाई की जाएगा और जनता का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। तो सीआरआर एसएलआर बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है, और मौद्रिक नीतियों का भाग, जिसको तरलता को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो हमने ये देखा, तो इसको इस प्रकार बोल सकते हैं कि सीआरआर प्लस एसएलआर बराबर आरआर रिजर्व रेशियो। ये खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। आगे और भी टॉपिक करेंगे।